लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 98 अपॉन n की पावर x माइनस n माइनस 1 की पावर x। n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ऊपर n की पावर में 98 है, नीचे n की पावर x माइनस n माइनस 1 की पावर x है और ये 1/99 के इक्वल है। तो लेट सपोज कि ये n में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी पावर में 98 है, 98 डिग्री का पॉलिनोमियल टाइप समझ लो इसको। n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ओके। और नीचे n की पावर में x है, यहाँ n माइनस 1 की पावर में x है। तो जैसे एक क्वाड्रेट, जैसे एक पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और x अगर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, लेट सपोज कि x का पॉलिनोमियल है, तो हम क्या वहां पे यूज करते हैं कंसेप्ट की, जैसे अगर सेम डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आंसर आएगा, मतलब हायर डिग्री के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा दैट विल बी द आंसर। अगर ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा हो गया तो फिर आंसर इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर नीचे वाले का डिग्री ज्यादा हो गया तो नीचे डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो वो आंसर को 0 की तरफ ले जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 1/99 आ रहा है, n की पावर में 98 है, नीचे n की पावर x माइनस n माइनस 1 की पावर x है। तो ये सोचो कि यहाँ पे जैसे x की, जैसे मैं सपोज कि यहाँ पे x 50 बोल दूं, लेट सपोज कि x 50 है, तो यहाँ पे x 50 है, तो 50 n की पावर 50 और n की पावर 50 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो n की पावर 50 आएगा, ये n की पावर 50 है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ n की पावर 49 बचेगा, यहाँ n की पावर 49 का टर्म बचेगा एटलीस्ट। अगर मैं x वैल्यू 50 लेता हूं तो ऊपर 98, नीचे x 49, आंसर आएगा ही नहीं, तो वो तो इन्फिनिटी पे ले जाएगा आंसर, ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा हो जाएगा। लेट सपोज कि x का वैल्यू 100 है, तो x का वैल्यू 100 है तो n की पावर 100 वाला टर्म तो कैंसिल आउट होगा, फिर n की पावर 99 बचेगा, नीचे वाले का डिग्री ज्यादा हो गया n की पावर 99, तो नीचे n बचेगा, तो नीचे इंफिनिटी जा रहा है तो आंसर को 0 की तरफ ले जाएगा। ओके, तो यही से समझ सकते हैं कि मुझे अगर आंसर 199 लाना है तो सेम डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर x का वैल्यू जैसे मैंने 98 भी रखा तो n की पावर 98 वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना इसकी वजह से, तो 97 बचेगा, तो फिर से डिग्री ऊपर वाले का ज्यादा हो गया। तो अगर मैं x की पावर 99 रखता हूं तो x की पावर 19 x का वैल्यू अगर 99 रखते हैं एक्सपोनेंट यहाँ पे, तो n की पावर 99 वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n की पावर 98 बचेगा, ऊपर भी 98 है, सेम डिग्री का हो जाएगा, देन यू विल गेट 1/99। ओके, करके देख सकते हो, ये तो वैसे ही समझ में आ रहा था। n की पावर 98, अगर n की पावर 98 और n की पावर 99 माइनस n माइनस 1 की पावर 99, अगर मैंने यहाँ 99 नहीं रखा तो आंसर 1/99 आ ही नहीं सकता। लॉजिक समझा दिया मैंने। और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n की पावर 98 अपॉन n की पावर 99, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हो, कैसे आएगा 99c0 है ना, n की पावर 99 है ना, माइनस 99c1 n की पावर 98 है ना, और माइनस 1 की पावर माइनस 1 तो वो प्लस हो जाएगा, डॉट 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 है ना। तो बस अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये देखो ये वाला जो 99 है ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 98 बचा और नीचे देखो 99c1 मतलब 99 और ये 90 n की पावर 98 प्लस समथिंग n की पावर 97 प्लस समथिंग ऐसे जाता है। तो बस अब n की पावर 98 कॉमन लेके आंसर आ रहा है 1/98, सॉरी 1/99। तो ये तो निकालना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ x का वैल्यू निकालना था, तो वो तो हमने सिंपल लॉजिक से बोल दिया कि 99 नहीं हुआ तो ये आंसर आएगा। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट and 1 square into n plus 2 square into n minus 1 plus 3 square into n minus 2 dot 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 n square into 1, and this is 1 cube, 2 cube, 3 cube dot 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 n cube, and this is equal to a by b, where a and b are the co-prime numbers. Then finally you have to find 2a plus 3b. Okay, 2a plus 3b का वैल्यू बताना है फाइनली, and a and b are co-prime. Okay, तो ये तो इसके लिमिट का वैल्यू है, then finally you can compare. ओके, सो ऊपर है 1 स्क्वायर इंटू एन, 2 स्क्वायर इंटू एन माइनस 1, 3 स्क्वायर इंटू एन माइनस 2, और ये सीरीज चलता जा रहा है अप टू n स्क्वायर इंटू 1 तक। तो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उस पैटर्न को अगर तुम सिग्मा के फॉर्म में लिखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये तो r स्क्वायर हो गया, फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2,
तो अब जैसे n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे r का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 2 रखने पर ये आएगा, एंड डॉट 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 r का वैल्यू जब n रखोगे तो यू विल गेट दिस वन। तो ये जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर का वो सिग्मा के फॉर्म में r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर इंटू n माइनस आर प्लस वन। ओके, एंड डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो तो सिग्मा r क्यूब है। ओके, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ओके, अब n तो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो यहां पर देखो ये r वेरी कर रहा है ना, तो n प्लस वन को तो मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखो, n प्लस वन आर स्क्वायर और माइनस आर क्यूब है ना, और ये सिग्मा लगा हुआ है अपॉन सिग्मा आर क्यूब, आर इजिकल टू 1 से n, आर इजिकल टू 1 से n। अब सिग्मा तो प्लस में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस माइनस में, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये कितना हो गया n प्लस वन सिग्मा आर क्यूब और माइनस सिग्मा आर क्यूब अपॉन सिग्मा आर क्यूब। ओके, नो सिग्मा आर स्क्वायर। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड और ऐसे डिवाइड कर दूं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, तो n प्लस वन और ये सिग्मा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, यही फॉर्मूला होता है सिग्मा आर स्क्वायर का, अपॉन n इंटू एन प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, इसका माइनस ऑफ ये तो वन ही बचेगा। ओके, अब यहां पे क्या है कि सिंपल देखो, नीचे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया और ये भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सिंपल n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, इधर भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर तो ये होगा जो n की पावर 4 का जो कोफिशिएंट्स होगा उसी का रेशियो आंसर होगा। तो n की पावर 4 का क्या कोफिशिएंट आने वाला है, देखो 2n क्यूब तो यहां से आएगा 2 बाई 6, तो 1/3 से तो ऊपर से आ रहा है, और यहां से n की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना आएगा 1/4, सिंपल माइनस 1। ओके, तो दिस इज 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। दिस इज a, दिस इज b। ओके, यू कैन फाइंड 2a plus 3, a is equal to 1 and b is equal to 3, they are relatively prime, co-prime, and 2a plus 3b, 2a plus 3b, 2a मतलब 2, 3b means 9, this is 11। fx is equal to greatest integer of x into sin pi x। फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x into sin pi x, and within -1 to 1 close interval you have to find the number of integral points for which this function is differentiable। How many integral points in -1 to 1 the function is differentiable। Okay, so ग्रेटेस्ट इंटीजर है और x -1 से 1 में वेरी कर रहा है। ओके, तो फिर इंटीजर में इसको डिफाइन कर लो, -1 से 1 में ये 0 आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे साइन पाई x है। तो अगर मैं साइन x का ग्राफ बनाऊं, चलो साइन पाई x बना लेते हैं, ये -1 है। ओके, this is -1, this is 1, okay, and this is 0। okay, ग्राफ किसका है, साइन पाई एक्स का। ओके, तो -1 से शुरुआत हो रही है और हमें 1 तक जाना है, तो -1 पे एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो -1 पर वैल्यू साइन पाई हो जाएगा, साइन माइनस पाई मतलब 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये कितना है, कुछ भी -1 है मतलब, तो 0 इंटू -1 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो अब मैं इसका ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन पाई x। तो -1 पे तो वैल्यू हो गया एग्जैक्ट 0। ओके, अब -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में साइन का जो वैल्यू है वो तो क्या है, -1 से 0, -1 से 0 मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन है, -1 से 0।
ओके, और माइनस एक्स कितना है, -1 से 0, एक्स तो -1 से 0 ले ही रहे हैं। ओके, और साइन पाई एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो भी -1 से 0 आ रहा है। साइन पाई एक्स का जो वैल्यू है वो भी -1 से 0 में घूम रहा है। ओके, तो अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये भी एक नेगेटिव फ्रैक्शन, ये भी एक नेगेटिव फ्रैक्शन, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन, और पॉजिटिव फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 0 0 0 ही रहा। ओके, अच्छा, किसी को ये डाउट आ रहा है कि बीच में अगर यहाँ पे जैसे -1/2 पर इसका वैल्यू एग्जैक्ट -1 हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, -1/2 पर अगर एग्जैक्ट -1 होगा तो -1 तो ये हो जाएगा, और इसका x का वैल्यू कितना है, -1/2, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव फ्रैक्शन ही है ना 1/2, तो वो तो पॉजिटिव फ्रैक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा। ओके, अब 0 पर भी वैल्यू 0 × 0 0 ही रहेगा। ओके, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया। अब 0 से 1 के बीच में देखो, तो 0 से 1 के बीच में होगा तो ये पॉजिटिव फ्रैक्शन हो जाएगा। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव फ्रैक्शन और x भी पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो अल्टीमेटली फिर से 0 है ना, और 1 पर अगर मैं देखूं तो 1 पे भी 0, तो अल्टीमेटली जो फंक्शन आ रहा है वो तो -1 से 1 के बीच में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। fx तो क्या हो गया है, fx को मैं लिख सकता हूं कि fx तो 0 के इक्वल है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन तो -1 से 0 में कांस्टेंट फंक्शन है, 0 है, तो ये तो डिफरेंशिएबल होगा, -1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो -1 से 1 के बीच में कितने ऐसे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं जहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन है। तो -1 पे भी है, 0 पे भी है, 1 पे भी है। ओके, -1 के बाद देखने की जरूरत नहीं है, -1 से पहले देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं विद इन इंटरवल -1 to 1 चेक कर रहा हूं फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, तो 1 पे लेफ्ट पे 1 पर LSD चेक होगा और -1 पर RSD चेक होगा, तो बिल्कुल कांस्टेंट फंक्शन है, डिफरेंशिएशन भी 0 आएगा। ओके, तो देयर आर 3 इंटीग्रल पॉइंट्स -1, 0 एंड 1, विद इन -1 to 1 फंक्शन इज differentiable. Okay, limit n tends to infinite और log of x plus 2 minus x की पावर में 2n into sin x upon x की पावर 2n plus 1, where n belongs to the natural number. ओके, n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और इंफिनिटी सिर्फ यहां पर x की पावर में, जैसे x स्क्वायर की पावर n है, और यहां पर भी x स्क्वायर की पावर में n है, मतलब इस वाले टर्म को इफेक्ट करेगा। n जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा इसको इफेक्ट करेगा, एक्स स्क्वायर की पावर में n। एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड f ऑफ 1, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब ये तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि जिसमें जैसे एक्स स्क्वायर की पावर में n है और n की तरफ ये फंक्शन है, ये फंक्शन f(x), तो जो फंक्शन है वो लिमिट पे इन्वॉल्व है। ओके, तो पहले इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे, लिमिट से रिलीज करेंगे फंक्शन को। तो इंफिनिटी किस में है, एक्स स्क्वायर की पावर में है, इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर अगर मैंने बोल दिया कि एग्जैक्ट 1 है, अगर एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट 1 होगा तो ये 1 की पावर इंफिनिटी तो 1 ही रहेगा, है ना। तो अगर मैं फंक्शन डिफाइन करूं तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं एग्जैक्ट 1 ले लूं तो ये तो टर्म कितना हो जाएगा, log of x plus 2 माइनस ये एग्जैक्ट 1 हो जाएगा, मतलब माइनस साइन एक्स अपॉन 2, क्योंकि ये टर्म तो 1 हो गया फिर। लेकिन अगर मैंने एक्स स्क्वायर को अगर ग्रेटर देन 1 या एक्स स्क्वायर को मैंने लेस देन 1 लिया, एक्स स्क्वायर अगर 1 से लेसर है, मतलब एक्स अगर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, एक्स स्क्वायर अगर 1 से लेसर होगा तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 0 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 1 से लेसर होगा तो उसकी पावर में इंफिनिटी जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा log of x plus 2। हाँ, बस इतना ही बचेगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन फॉर ग्रेटर देन 1 के लिए ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो हम इसको कॉमन लेंगे, है ना, या इसको डिवाइड कर देंगे, तो कॉमन लेने के बाद ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इस टर्म को 0 में ले जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, तो केवल माइनस साइन एक्स, है ना। मतलब फॉर ग्रेटर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने क्या किया कि ये टर्म इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसको कॉमन ले लिया, नीचे से भी ऊपर से भी, उसके बाद ये टर्म खुद डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो उस वाले टर्म को ये 0 ले जाएगा, बाकी ये पार्ट बचेगा। अब अगर मैं बोलूं कि f of 1 कितना होगा,
तो f(1) की डेफिनेशन तो ये बताएगा, f(1) कितना आ गया log 3 माइनस साइन 1 बाई, तो ये तो f(1) हो गया। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, राइट हैंड लिमिट क्या है 1 पर, तो राइट हैंड लिमिट तो ये बताएगा, तो माइनस साइन 1 हो गया, है ना। ओके, तो राइट हैंड लिमिट आ रहा है माइनस साइन 1, f(1) आ रहा है log 3 माइनस साइन 1 बाई 2, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो 1 माइनस पे तो ये बताएगा, तो जब 1 की तरफ जा रहे हैं तो log 3 होगा। तो ये सारे ऑप्शन, लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों लिमिट सेम नहीं आ रहा है, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, बट दोनों का सेपरेट जो वैल्यू आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, 1 प्लस और 1 माइनस एग्जिस्ट कर रहा है।